बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 21 का टॉपिक क्या, कैंसर। बेटे कल हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, और इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस के साथ इसके डिफेक्ट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, कैंसर। बेटे कैंसर क्या है? कैंसर है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं तो अनकंट्रोल्ड और अननेसेसरी ऐसी प्रोलिफरेशन ऑफ सेल जिसको ना तो कंट्रोल किया जा सकता है और ना ही उसकी कोई ज़रूरत थी। ठीक है, उस प्रोलिफरेशन को हमने किसका नाम दे दिया? कैंसर का नाम दे दिया। अच्छा जी, ठीक है बेटे, समझ आइए। अब इस प्रोसेस के अंदर सेल डेथ और बर्थ, इसको अगर बैलेंस कर दिया जाए, बैलेंस प्रोसीजर हो, इसको हम क्या बोल देंगे? ये स्टेडी स्टेट है। अब अनकंट्रोल्ड हो रही है, अननेसेसरी प्रोलिफरेशन हो रही है, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो जाते हैं? ट्यूमर बन जाते हैं। ठीक है बेटे, क्या बन जाएंगे? ट्यूमर अपीयर हो जाएंगे। अब जैसे ओल्ड ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर अक्सर ट्यूमर्स बन जाते हैं। अब तो किसी भी एज में ये ट्यूमर्स की फॉर्मेशन हो सकती है। अगर आपको पूछा जाए कि ट्यूमर क्या है, तो ट्यूमर क्या होगा? मैस ऑफ सेल्स हैं जो कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से बन गया था और अननेसेसरी था, जो क्या बन गया? ट्यूमर बन गया। तो बेटे ट्यूमर कितनी टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है बेटे? मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसा ट्यूमर होता है जो रैपिडली डिवाइड करता है और इन्वेड कर जाता है सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर। जो एक जगह जहाँ पे ट्यूमर बना, वो वहाँ से इन्वेड कर गया, वहाँ से वो सेल्स, उसके कुछ सेल्स मूव कर गए किसके ऊपर? साथ वाले टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो साथ वाले टिश्यूज़ के अंदर इन्वेड कर जाता है और रैपिडली डिवाइड करता है, इसको क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। और ऐसा कैंसर, ऐसे ट्यूमर्स जो स्प्रेड कर जाते हैं, उनकी एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है सेकेंडरी एरियाज़ के अंदर, उनको क्या बोलेंगे? इस फिनोमिना को बोलेंगे मेटास्टेसिस। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज़ मेटास्टेसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे सेल पहले ट्यूमर बन रहा था, जो जिस प्लेस के ऊपर प्रोलिफरेशन हुई थी वो प्राइमरी एरिया था, वहाँ से वो मूव करके चला गया किसके अंदर? सेकेंडरी एरिया ऑफ ग्रोथ के अंदर। उसको हम क्या बोल देते हैं? मेटास्टेसिस बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे ये इन्वेडिंग सेल्स नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर जाके वो मैलिग्नेंसी कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर इसको बोल देते हैं। ठीक है, और ये सबसे डेंजरस टाइप का कैंसर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर डेंजरस होता है कि किसी भी दूसरे सेकेंडरी एरिया के अंदर ये चला जाएगा। ठीक है, अब कैंसर होता बेटे ज़्यादातर कहाँ पे है? सोमैटिक सेल्स के अंदर ही होता है। ठीक है, दूसरी बात ये बेनाइन ट्यूमर, मैंने आपको बताया बेनाइन ट्यूमर क्या होता है? वो ऐसे ट्यूमर्स जो कि अपने एरिया के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, जिसका कोई नुकसान नहीं होता, जो पेनफुल नहीं होते। पेनफुल ज़्यादा कौन से होते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। प्रोलिफरेशन सेल हुई है कुछ देर के लिए, उसके बाद वो रुक गई है, तो वहाँ पे एक मैस इकट्ठा हो गया है सेल्स का, सोमैटिक सेल्स का, उसको हमने क्या बोल दिया? बेनाइन ट्यूमर्स बोल दिया। ठीक है बेटे, अब कैंसरस सेल दूसरे सेल से कैसे डिफरेंट कैसे हैं? कैंसरस सेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। बाकी सेल्स हमें पता है कि ये सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है, ये जर्मलाइन सेल्स हैं, ये एपिथेलियल के सेल्स हैं, ये मेसोडर्मल सेल्स हैं। ठीक है, लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। इन्होंने प्रॉपर टिश्यू को ही नहीं बनाना, इन्होंने सिर्फ क्या, इन्होंने प्रोलिफरेशन की और एक जगह पे इकट्ठे हो गए, और उसकी वजह से बाकी जिस तरह हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको डिप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से। ठीक है बेटे, तो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो इतने हार्मफुल नहीं होते। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या हैं? ज़्यादा हार्मफुल हैं और डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। समझ आ गई है बेटे? और 3 to many 20 म्यूटेशंस के बाद, ये सेल डिवीजन के बाद ये बन जाएंगे। ठीक है, और ये म्यूटेशंस अगर इसके अंदर आती हैं, किसी भी सेल के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, तो वो क्या करना शुरू हो जाएगा? उसकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बेटे,
अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमने बेटे किसकी बात करनी है, मियोसिस की। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे माइटोसिस का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने मियोसिस की बात करनी है। मियोसिस क्या है बेटे, सेल डिवीजन की टाइप है। जिस तरह माइटोसिस थी इस तरह मियोसिस भी क्या है, सेल डिवीजन की टाइप है। अब माइटोसिस क्या हो रही थी, सोमैटिक सेल में हो रही थी, लेकिन मियोसिस कहाँ पे हो रही है, जर्म लाइन सेल्स के अंदर हो रही है। माइटोसिस से डिप्लॉइड पेरेंट सेल से डिप्लॉइड डॉटर सेल बन रहे थे, और एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे मियोसिस के अंदर क्या हो रहा है, एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। 2 फेजेस हैं इसके, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, और मियोसिस 2 में सेम लाइक द माइटोसिस वो क्रोमोसोम नंबर मियोसिस 1 के रिजल्ट में जो बनेंगे उनकी तरह सेम ही रहेगा। मियोसिस स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, जिसमें मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ होके एक पेरेंट सेल से, एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगे, और फिर मियोसिस 2 में एक हैप्लॉइड जो डॉटर सेल था उससे एक हैप्लॉइड पेरेंट सेल था उससे 2 हैप्लॉइड पेरेंट सेल बन जाएंगे। समझ आ गई है, तो एक सेल से 4 सेल्स बन गए। बेटे अब इसके फेजेस की बात कर रहे हैं। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये सारे इसके फेजेस होंगे। और मियोसिस 2 में भी इसी तरह प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है बेटे, इसमें भी इसी तरह साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होती है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटे प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है एज कंपेयर टू माइटोसिस का प्रोफेज, यहाँ पे मियोसिस 1 का प्रोफेज बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग फेज होता है। इस फेज में बेटे क्या होगा, जो कैरियोकाइनेसिस है वो पार्ट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होगी। बेटे 2 चीज़ें हैं ना, मियोसिस में जो रिकॉम्बिनेशन भी होती है, लेकिन माइटोसिस में जो रिकॉम्बिनेशन भी क्रोमोसोम की नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल की रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होती। अच्छा जी, इसमें अगर हम बात करें प्रोफेज 1 कितने फेजेस में फर्दर डिवाइड है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इन सब के अंदर ठीक है ये 5 फेजेस हैं जिसमें प्रोफेज डिवाइड होती है। सबसे पहले हमारे पास बेटे क्या है, लिप्टोटीन है। लिप्टोटीन में क्या होगा कि प्रोफेज में क्या था, अभी जो जेनेटिक मटेरियल था वो थ्रेड की तरह का ही था। ठीक है, वो क्या होगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो कंडेंस होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, न्यूक्लियस का साइज़ क्या होगा, बढ़ जाएगा, और होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स जो एक दूसरे की कॉपी हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे एस फेज के अंदर कॉपीज़ बन गई थी ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉपीज़ जो क्रोमोसोम की बनी थी वो एक दूसरे के पास, वो पेयरिंग की फॉर्म में एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगी। ये दोनों क्या हैं, ये भी क्रोमोसोम है और ये उसका क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटे, अब उसके बाद एस फेज, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान में G2 फेज़ नहीं होता, वो डायरेक्टली क्या स्टार्ट हो जाता है, ये फेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिप्टोटीन, यहाँ पे ये 3-4 बातें हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद क्या आ गया, जाइगोटीन। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। ठीक है, वो क्या हो गया, साइनेप्सिस, पेयरिंग हो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ, उनके क्रोमेटिड्स का आपस में जुड़ जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे। और उसकी वजह से क्या बन जाएगा, बाइवेलेंट या टेट्राड बन जाएगा। समझ आ गई है, तो 4 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इनके अंदर अभी फ्यूजन नहीं हुई,
होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। किसके ज़रिए से, साइनैप्स के ज़रिए से। साइनैप्स क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ जंक्शन होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जोड़ने वाला। जिस तरह सेंट्रोमेयर दो क्रोमेटिड्स को जोड़ता है, इसी तरह से पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोल देंगे, साइनैप्स बोल देंगे। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है बेटे, इसको क्या बोल देते हैं, साइनैप्स। और ये क्या बना लेगा, बाइवेलेंट बना लेगा। उसके बाद पेकाइटिन की हम बात करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग है कंप्लीट हो गई, क्रोमोसोम्स और ज़्यादा थिक हो गए। अब बाइवेलेंट के अंदर क्या है, 4 क्रोमेटिड्स हैं, वो एक दूसरे के साथ रैप करेंगे। जो नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में एक्सचेंज करेंगे अपने सेगमेंट्स को। अब देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये होमोलोगस क्रोमोसोम था, इसका क्रोमेटिड और इसका क्रोमेटिड, ये दोनों नॉन सिस्टर होंगे ना। आपको मैं इधर से समझाती हूँ। ये देखो, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, ये दोनों क्रोमेटिड क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। लेकिन इसका ये क्रोमेटिड इसके साथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा। ठीक है, होंगे। अगर इन दोनों की ये पेयरिंग है तो पेयरिंग में ये होमोलोगस क्रोमोसोम ही होंगे, लेकिन इनके क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम के इसके साथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और वो दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे मटेरियल को, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। पेकाइटिन डेज तक रह सकती है, वीक्स तक रह सकती है और इवन लास्ट फॉर ईयर्स। ठीक है, जबकि लेप्टोटीन और जो जाइगोटीन है वो फ्यू आवर्स तक रहती हैं। ठीक है, उसमें फ्यू आवर्स में अपना काम वो क्या कर लेते हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद बेटे हम बात करते हैं किसकी, डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, रिपेल करेंगे और एक दूसरे को सेपरेट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो इनकी सेपरेशन अभी कंप्लीट तो नहीं होगी, ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ यूनाइट तो रहेंगे, लेकिन अपने मटेरियल को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, अपने मटेरियल को ये क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, चाज़मेटा फॉर्मेशन। चाज़मेटा क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरचेंज, वो पॉइंट जहाँ पे उन्होंने अपना क्या कर लिया है, पार्ट एक्सचेंज कर लिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, चाज़मेटा। उसके बाद बेटे क्या होगा, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस क्या है, कंडेंसेशन हो रही है क्रोमोसोम्स की और इतनी ज़्यादा वो अपने मैक्सिमम पीच के ऊपर पहुंच गई है। उसके बाद सेपरेशन हो गई है, होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद डिप्लोटीन में ही ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और अब भी फिर भी ये एक दूसरे के साथ एक पॉइंट के ज़रिए से यूनाइट हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोलाई क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। इस पॉइंट तक न्यूक्लियोलाई भी क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। समझ आ गई है। अब देखो क्या हुआ बेटे कि यहाँ तक क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई है और ये सारी चीज़ें कहाँ किस में हो रही हैं, प्रोफेज 1 में हो रही हैं। तो प्रोफेज 1 क्या है, वो ज़्यादा इलोंगेटेड है। अब मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो गई, वो तो डाइकाइनेसिस में ही वो स्टार्ट हो गई, तो इसमें आके क्या हो जाएगी, वो कंप्लीट हो जाएगी। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, ओरिजिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच हो जाएंगे किसके साथ, काइनेटोकोर के साथ, होमोलोगस क्रोमोसोम की काइनेटोकोर के साथ। ठीक है, और वो उनको क्या करेंगे, मेटाफेज प्लेट के ऊपर एक दूसरे को अरेंज कर लेंगे। मेटाफेज में दरमियान में उसको अरेंज कर देंगे, जिसको क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट। सिस्टर क्रोमेटिड जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम के ऊपर बिहेव एज अ यूनिट। ये अब देखो मेटाफेज में क्या था कि क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक यूनिट के तौर पे काम करेगा, क्रोमेटिड नहीं। अब एनाफेज में बेटे क्या होगा, काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स पोल की तरफ वापस जाना स्टार्ट कर देंगे और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे, बल्कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम इधर को मूव कर गया और एक इधर को मूव कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद टीलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियोलाई सेट हो जाएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो जाएगा।
देखो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमोसोम थे, मतलब 2 होमोलोगस पेयर 4 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे जब डॉटर क्रोमोसोम बना तो दोनों सेल्स के अंदर कितने कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 क्रोमोसोम है, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे हो गया, ठीक है बेटे। टिल द एंड ऑफ टीलोफेज, तो ये रिडक्शन डिवीजन भी इसको कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। फिर मियोसिस 2 उसी तरह से, जिस तरह माइटोसिस होती है उस तरह से ही होगा। क्या हुआ कि वही सिंथेसिस होगी, डुप्लीकेशन होगी, ये 2 जो क्रोमोसोम्स थे, ये दोनों क्रोमोसोम, इसमें से एक सेल हम ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, ये दोनों क्रोमोसोम्स प्रोफेज में ये स्पिंडल फाइबर्स अपीयर होंगे, न्यूक्लियर इनवेलप की ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, काइनेटोकोर के साथ जाके स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे, और फिर मेटाफेज के अंदर ये इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर एक दूसरे को साथ क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। एनाफेज में ये क्रोमेटिड सेपरेट होके, कहाँ क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे की कॉपी है ना बेटे, तो वो क्रोमोसोम की तरह ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होगी, तो वो सेपरेट हो जाएंगे, इधर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर एनाफेज के अंदर वो सेपरेट होके जाने शुरू हो गए, और फिर टीलोफेज के अंदर वो न्यूक्लियर इनवेलप भी बनना शुरू हो गया, और वो दोनों सेपरेट पोल्स के ऊपर भी चले गए। तो अब इसके अंदर हर किसी के अंदर 2 क्रोमोसोम्स हैं, समझ आ गई है बेटे। जैसे इसमें 2 क्रोमोसोम्स है, इसी तरह इसमें भी क्या होंगे, 2 क्रोमोसोम्स होंगे, समझ आ गई है बेटे। तो एक सेल से 2 रिडक्शन डिवीजन वाले सेल बने, और हर एक ने फर्दर 2 सेल्स बना लिए, तो टोटल कितने बन गए, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए, किसमें, मियोसिस में। समझ आ गई बेटे। अब इम्पोर्टेंस क्या है मियोसिस की बेटे, इम्पोर्टेंस सबसे पहली बात ये है कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो रिकॉम्बिनेशन है वो हो रही है, जेनेटिक मटेरियल की रिकॉम्बिनेशन हो रही है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम जो हेल्प कर रही है किसके अंदर, मियोसिस के अंदर, और गेमीट फॉर्मेशन इसके अंदर हो रही है बेटे, स्पोर्स वगैरह बन रहे हैं, रिडक्शन डिवीजन है ना बेटे। तो जो एक सेल था उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले बन गए, और वो वाले सेल्स बन गए जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुई है, जो बेस्ट अडेप्टेड हैं, किसके अंदर, वैरायटी लेके आ रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो वैरायटी किसकी वजह से आ रही है, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन की वजह से आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, वेरिएशन इज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। समझ आ गई है। और जो सेक्सुअल गेमीट बन रहे हैं, स्पोर्स और ओवास बन रहे हैं, अब जब जाइगोट बनेगा, स्पोर और ओवा मिलके हेप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल बना लेंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा, ये मेंटेन रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंस है किसकी, मियोसिस की, ठीक है बेटे। अब मियोसिस के एरर्स की बात कर लेते हैं। एरर क्या है, देखो बेटे, अब अगर नॉर्मली हर चीज़ क्या चल रही है, नॉर्मल चल रही है, ठीक चल रही है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है, चेंज आ जाता है, इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाती है, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, नॉन डिसजंक्शन आ जाती है। नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोम की जो डिवीजन है वो प्रॉपर नहीं हो रही, ठीक है, इसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, मियोटिक एरर्स बोलेंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल किस किस चीज़ की है, डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, और टर्नर्स सिंड्रोम है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं बेटे डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुआ है। कहाँ पे, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम फेल हो गया है, सेग्रीगेट नहीं हो रहा। 21st पेयर अगर सेग्रीगेट नहीं हो रहा तो इंडिविजुअल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, 47 क्रोमोसोम होंगे। 46 2n था और +1 नॉन डिसजंक्शन हुई है, एक वो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ, तो ओवम के अंदर कितने क्रोमोसोम आ गए हैं, 47 क्रोमोसोम आ गए हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक सिंड्रोम है जिसको डाउन सिंड्रोम कह रहे हैं, ठीक है बेटे।
अब ये डाउन सिंड्रोम रिलेट करता है किसके साथ? एज के साथ। जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती जाती है डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मदर है कितनी देर की? 40 ईयर्स की। तो 40 ईयर्स की मदर्स में से जो 1000 बच्चे होंगे उनमें से हर एक बच्चे को 1000 में से एक बच्चे को क्या होगा? डाउन सिंड्रोम होगा। ठीक है बेटे, तो 1/1000 रेशो है इसकी 40 ईयर्स की, और जैसे 45 की हो जाएगी तो इसके रिस्क क्या होंगे? वो बढ़ते जाएंगे। बेटे इसमें क्या होता है कि फ्लैट, इसके इंडिविजुअल के अंदर फ्लैट और ब्रॉड फेस होगा, आईज़ क्या होंगी? इसकी स्क्विंट होंगी, ठीक है, स्किन फोल्ड हुई होगी उसके कॉर्नर से, और उसकी टंग जो होगी वो प्रोट्रूडिंग होगी, बाहर निकलती हुई होगी, और मेंटल रिटार्डेशन उसकी हो जाएगी, मेंटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी क्या होगा? वो डिफेक्टिव होगा। ठीक है, अगर ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन 21st क्रोमोसोम पे नहीं होती या 21st क्रोमोसोम के अलावा और भी किसी क्रोमोसोम पे होती है तो उसकी वजह से एबॉर्शन हो सकता है, और उसकी वजह से फेटस की क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। बेटे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल के पास एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, 46 क्रोमोसोम नॉर्मली होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कितने होंगे? 47 क्रोमोसोम होंगे। एक 44th क्रोमोसोम के ऊपर उसका एक और एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। XY नॉर्मली होगा या XX नॉर्मली होगा, तो या X एक्स्ट्रा होगा वो आ जाएगा, या Y एक आ जाएगा। ठीक है, और ये फिनोटिपिकली क्या होंगे? मेल होंगे। ठीक है, और इनकी टेंडेंसी क्या होगी? ये टॉल होंगे, ओबेसिटी होता है मोटापा, ये मोटे होंगे, इनकी टेस्टिस क्या होंगी? स्मॉल होंगी, और स्पर्म इनके अंदर नहीं होंगे, इजैकुलेट नहीं होंगे, और इनकी जो ब्रेस्ट है वो भी क्या होगी? इनलार्ज होगी, और इनके अंदर जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं वो इतने डेवलप्ड नहीं होंगे। ये सारी कंडीशंस होंगी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के इंडिविजुअल्स को। ठीक है बेटे, उसके बाद 47 भी हो सकते हैं, और मे भी चांसेस होते हैं कि इनके अंदर 48 क्रोमोसोम्स भी हों। ठीक है, 44 ऑटोसोम के ऊपर 2 इसके अंदर एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम्स आ जाएं। 48 भी हो सकते हैं और 49 भी हो सकते हैं। अगर 48 होंगे तो XX XY, और 49 होंगे तो 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर XX XX और Y क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ठीक है, और अगर 47 क्रोमोसोम होंगे तो मैंने आपको पहले बता दिया XXY भी हो सकता है, XYY भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से इनके अंदर ये चेंजिंग्स आएंगी सेक्स क्रोमोसोम्स की एडिशन की वजह से। ये इसको हम क्या बोलेंगे? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम बोलेंगे। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो उनके अंदर X क्रोमोसोम मिस होगा, X क्रोमोसोम उसके अंदर नहीं होगा, डेफिशिएंसी होगी। तो उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 45 क्रोमोसोम। 44 ऑटोसोम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक X क्रोमोसोम होगा, और इस तरह की कंडीशन में नॉर्मली जो इंडिविजुअल है वो सरवाइव नहीं करता, और प्रेगनेंसी में ही उसका क्या हो जाता है? एबॉर्शन हो जाता है। अगर कोई इनमें से सरवाइव कर जाता है तो उनकी अपीयरेंस कैसी होगी? फीमेल अपीयरेंस। याद रखना क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में अगर कोई इंडिविजुअल बच जाता है तो उसकी अपीयरेंस क्या होती है? मेल अपीयरेंस होगी, लेकिन उसकी ब्रेस्ट भी होगी और उनकी टेस्टिस भी होंगी। ठीक है, लेकिन अपीयरेंस उसकी कैसी होगी? मेल की तरह की। और टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो अपीयरेंस होगी, अगर कोई इंडिविजुअल बच जाता है तो उसकी कैसी होगी? फीमेल अपीयरेंस होगी, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी शॉर्ट होगी, उसकी नेक जो होगी वेब्ड होगी, और उसके अंदर ओवरीज नहीं होंगे और जर्म सेल्स भी उसके अंदर नहीं होंगे, जस्ट अपीयरेंस उसकी फीमेल की तरह की होगी। ठीक है बेटे, ये नीचे टेबल में उन्होंने वो बताया हुआ है, सारी फ्रीक्वेंसी और क्रोमोसोम्स और सेक्स कौन सी होंगी और सिंड्रोम कौन कौन से हैं, ये भी आप लोगों ने बेटे याद करने हैं। कौन सा टेबल है? 21.6 और 159 पेज पे है। ठीक है बेटे, ये हमारा आज का लेसन था। इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 21 है वो कंप्लीट हो गया। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।